गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 6 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे तो हम उन क्वेश्चंस को भी पढ़ते हैं जो कि आपके लास्ट ईयर आए थे, है ना। 4th चैप्टर का हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पर आज रहने देते हैं, आज ये पढ़ लेते हैं, कल से फिर से दोबारा उसी को कंटिन्यू करें। तो चलिए अभी के लिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने अभी 6 चैप्टर के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। हमने समरूपता और सर्वांग समता पढ़ ली थी, उनमें क्या अंतर है वो हमने पढ़ लिया था, क्या समानता है वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो कोई भी आकृति अगर सर्वांग सम है तो उसका मतलब है कि उसका जो आकार है और उसका जो आमाप है दोनों ही सेम है ना। वो होती है सर्वांग सम, कि जिसका आकार और आमाप सेम होता है। लेकिन अगर किसी आकृति का आकार सेम है लेकिन आमाप अलग है तो उसको हम समरूप कहते थे। मतलब सिंपल सी बात थी कि समरूपता को फर्क नहीं पड़ता कि उसका आमाप कैसा है, आमाप मतलब साइज कैसा है, लेकिन उसकी शेप कैसे, उससे उसको फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर ये एक वृत्त है, अगर ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, दोनों अगर सर्कल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, चाहे एक दूसरे से बड़े छोटे हैं, लेकिन है तो सर्कल ही ना। तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये समरूप है, जिसमें आकार शेप सेम होनी चाहिए बट साइज से फर्क नहीं पड़ता। अब हम पढ़ेंगे स्केल गुणक के बारे में, स्केल फैक्टर के बारे में। जिस आकार से आकृति को गुड इवनिंग जिस आकार से आकृति को बड़ा या छोटा किया जाता है उसका स्केल कारक कहा जाता है। अब स्केल कारक समझना कोई बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। लिखने में बहुत कुछ लिखा है बट समझने में बिल्कुल सिंपल है। स्केल फैक्टर होता है समान आकृतियों के लिए एक माप है जो समान दिखते हैं लेकिन उनके पैमाने अब अलग अलग होते हैं। स्केल फैक्टर उस पैमाने को बताता है जिसके द्वारा हम किसी आकृति को उसकी मूल आकृति से या तो बड़ा करके दिखाते हैं या तो उसको छोटा करके दिखाते हैं, ठीक है। मान लो कि जैसे अभी हम अगर बात करें मैप की। अब मैप में जो है वो क्या होता है, देखो विश्व का मानचित्र। अब जो मानचित्र है या जो उसमें जो भवन बने हैं, अब एक कागज पे हमने जो है वो इतने बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े महाद्वीप, इतने बड़े बड़े देश, है ना, उन सभी को ड्रॉ किया है। और जब हम मानचित्र देखते हैं तो उसी मानचित्र पे हमें पता चलता है कि भाई किसका एरिया कितना है, किसकी चौड़ाई कितनी है ना। भवन है तो भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की चौड़ाई कितनी है वो रियल में, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं। अगर मानचित्र पे बना है तो हकीकत में भी होगा, लेकिन जितना बड़ा वो भवन है चित्र पे उतना बड़ा नहीं होता ना, चित्र पे तो छोटा होता है। तो बस उसी को स्केल फैक्टर कहते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज है उसको आपको छोटा करके दिखाना हो, उसके डायमेंशन सेम रखते हैं, बस कुछ ऐसा करेंगे कि उसके डायमेंशन में भी चेंजेस ना आए और आकृति जो है वो छोटी हो जाए। या फिर किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना हो तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, स्केल फैक्टर का या फिर स्केल गुणक का। बताओ ये सभी को समझ आया? बस एक एग्जाम्पल माइंड में लेते हुए चलो। मानचित्र क्या करता है, इतने बड़े देश, महाद्वीप, जो हमारी नदियां हैं, सागर है, उन सभी को दिखाता है अपने ऊपर। तो वो किसकी मदद से बनता है, हमारे स्केल गुणक की मदद से। बताओ क्लियर है ये चीज? हेलो गाइस। यस मैम। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं और कृपया माइक ऑफ रखो भाई, ये आपका कोई यूट्यूब चैनल थोड़ी चल रहा है जो हेलो गाइस कर रहे हो। चुपचाप पढ़ने का काम करो, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता का, कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं बट अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था सारी की सारी आकृतियां, बहुभुज पढ़ लिया था या कोई वृत्त पढ़ लिया था, कोई वर्ग, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ रहे थे। अब जो पूरा मेन फोकस है वो हम अपने त्रिभुजों पर ही रखेंगे। तो यहाँ से आपकी जो बुक वाली चीजें हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले वही चीज कि दो त्रिभुजों को समरूप हम कहेंगे कब हम कहेंगे कि भाई ये जो दो त्रिभुज है ये समरूप है, तो पहली कंडीशन होती है कि इनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या होते हैं हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और हिंदी में कहते हैं संगत कोण, ठीक है। उसके बाद इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत कोण होने चाहिए बराबर, जो संगत कोण है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, लेकिन जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। उनका बराबर होना जरूरी नहीं है, बराबर हुई तब भी अनुपात तो सेम ही आएगा, लेकिन बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका अनुपात जरूर बराबर होना चाहिए। तो पहले तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कोण एफ के संगत कौन सा कोण है? कौन सी? ठीक है, कोण एफ के संगत की बात करें तो कौन सा कोण है भाई? सी, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं भुजा डी एफ के संगत कौन सी भुजा है? एसी। एसी।
बिल्कुल। तो आपको संगत कोण, संगत भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो DF के संगत है AC। अच्छा, भुजा ED के संगत कौन है? ED AB। ठीक है, AB भी है, कुछ भी कह लो ना। हाँ, और कोण E के संगत कौन सा कोण है? कोण बी। ठीक है, और कोण A के संगत कौन सा कोण हुआ फिर? कोण डी। अच्छा हाँ, कोण D। और कौन सी भुजा बच गई? BC। बताओ BC के संगत कौन सी भुजा? EF। इसमें किसी को कोई भी डाउट? क्योंकि अगर आपको संगत चीजों में डाउट रहेगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आपको संगत चीजें पहचान में आती हैं तो ठीक है, नहीं आती तो पूछ सकते हो। बताओ किस किस को क्लियर है संगत चीजें ढूंढना, संगत कोण, संगत भुजाएं, किस किस को आती है अच्छे से? सबको आती है? किसी को दोबारा सीखनी है? बताओ, सीखनी है किसी को दोबारा? माइक ऑन करके बोलो। माइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। आती है कि सीखनी है, उसमें कंफ्यूजन है। अगर किसी को दोबारा सीखनी है तो फिर माइक ऑन करके बोलो। आती है तो मैम दोबारा नहीं सीखनी, आती नहीं सीखनी, ठीक है। अब ये तो हमने सीख लिया था। अब आप एक और चीज सीखो, नाम के हिसाब से संगत देखना। अभी तो आकृति थी, आकृति में संगत देख लिया, लेकिन नाम के हिसाब से संगत भी सीख लो। कभी कभी ये भी काम आता है। जैसे कि मैंने लिखा त्रिभुज ABC, फिर मैंने लिखा त्रिभुज EFG। तो नाम के हिसाब से कैसे संगत देखते हैं? अगर तो कोण की बात की जाए तो कोण A के संगत कौन होगा? कोण E। क्योंकि त्रिभुज का नाम देखो ना, पहले A लिख रखा है इस त्रिभुज में, पहले E लिख रखा है इस त्रिभुज में। तो अगर आपने त्रिभुजों के नाम अच्छे से लिखे हैं या आपने वही नाम उठाए हैं जो क्वेश्चन में थे, तो आप नाम से भी पता कर सकते हो कौन किसके संगत है। तो A हो जाएगा कोण E के संगत, कोण B हो जाएगा कोण F के संगत, और कोण C हो जाएगा कोण G के संगत। अगर त्रिभुज के नाम दिए हैं, त्रिभुज बना के नहीं दिया है, तो ऐसे पता लगाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें भुजाओं की, तो AB भुजा संगत होगी EF के, BC भुजा संगत होगी FG के, और AC भुजा किसके संगत? EG के। कब? जब नाम दिया हो, ठीक है, जब नाम आपको दे रखे हैं। तो चलिए, इसमें हमने इतना सीखा, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए, मतलब A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर। और जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे कि AB के संगत DE है तो AB बटा DE की जो भी वैल्यू आएगी बराबर होनी चाहिए BC बटा EF के। जो भी वैल्यू आएगी वो बराबर होनी चाहिए BC बटा EF के, और उसके बाद इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो बराबर होनी चाहिए AC बटा DF के, क्योंकि ये आपस में कैसी भुजाएं थी? संगत। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अनुपात बराबर, भुजा बराबर नहीं, अनुपात बराबर। फिर हम कहेंगे कि ये समरूप बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, आपको यहाँ पे भुजाएं त्रिभुज दे रखे हैं, फटाफट से बताओ ये समरूप त्रिभुज हैं कि नहीं? यस मैम। बराबर है, कोण भी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोण की। तो जो कोण P है वो बराबर है कोण A के, और जो कोण S है वो बराबर है कोण C के, और जो कोण Q है वो बराबर है कोण B के। देखते हैं जरा P और A सच में बराबर है कि नहीं। P भी 60, A भी 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। S 40, C भी 40, तो दोनों हो गए 40 डिग्री। कोण Q भी 80, कोण B भी 80, तो दोनों हो गए 80 डिग्री। तो हम कहेंगे संगत कोण बराबर है। नंबर 1 कंडीशन पूरी हो गई कि भाई इसके जो संगत कोण थे वो बराबर थे, तो हम कहेंगे संगत कोण बराबर है। अब बात कर लेते हैं किसकी? संगत भुजाओं की। और संगत भुजाओं में भी किसको देखना है? तो अनुपात को देखना है, ठीक है, भुजाएं नहीं, भुजाओं के अनुपात को।
ए बी के संगत कौन है? ए बी के संगत है पी क्यू। तो हम ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब होता है बटा करेंगे। क्या करेंगे? इनको आपस में भाग देने की कोशिश करेंगे, बटे में लिखेंगे। तो ए बी जो है वो 3 है और पी क्यू जो है वो 6 है। तो पहला अनुपात हमने लिख दिया, बाद में इसको हम काट भी सकते हैं। पहले सभी अनुपात लिख लेते हैं, फिर आराम से काटेंगे। अच्छा, दूसरा अनुपात हो जाएगा कि भाई जो ए सी बटा पीएस, क्योंकि एसी जो है वो पीएस के संगत है ना, तो एसी बटा पीएस करना है, मतलब 2.5 बटा 5 करना है। और उसके बाद बीसी बटा क्यूएस, क्योंकि बीसी क्यूएस के संगत है, तो बीसी 2 क्यूएस 4। अब इनको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये अनुपात आ गया 1/2। 2 से 4 को काटा, ये अनुपात भी आ गया 1/2। इसको काट के बताओ कितना आएगा? 1/2। पक्का? यस मैम। यस मैम। हाँ, चाहे तो चेक कर लेते हैं। 2.5 में 2 की गुणा करी, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 1 5, ये आ गया 5.0, जिसको हम 5.0 को हम सिर्फ 5 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 ही तो लिख रखा था, तो इसका मतलब 2.5 को जब 2 से गुणा किया तो 5 आ गया। तो इसका आंसर भी आया 1/2। तो तीनों के अनुपात बराबर थे, तो हम लिख सकते हैं कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात, भुजाएं बराबर नहीं, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ये जो दोनों त्रिभुज है ये क्या है? ये समरूप है। क्या है? ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी, अब नाम देखो कैसे लिखना है, नाम लिखने का तरीका। अगर इसको ए बी सी लिख रहे हो, ए बी सी लिख रहे हो, तो इसको भी पी क्यू एस लिखो। अगर इसको ए सी बी लिखते हैं तो इसको पी एस क्यू लिखना था। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके? त्रिभुज पी क्यू एस के। बताओ, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। चलो ये बताओ, नीचे दिए गए जो त्रिभुज है वो समरूप है या नहीं? आपकी नजर में आपको क्या लगता है? फटाफट से देखो इनको और मुझे अपना जवाब बताओ कि समरूप है कि नहीं है। ध्यान रखना, आकृति को घुमाना भी पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। नहीं मैम। घूमती हुई नहीं दिख रही तो उसको घुमाओ, पक्का? घुमा के भी नहीं? ठीक है? अंकित को लग रहा है नहीं है। नहीं है, क्योंकि इनके कोण देखो, है ना, इसमें 90 डिग्री का नहीं है ना। कोण देखो ध्यान से, इसके कोण 80 60 40, 40 तो मिल गया ना, 80 मिला ना 60 मिला, 50 और 90 मिला, तो कोण तो बराबर ही नहीं आ सकते। चाहे जितना मर्जी घुमा लो इसको, जितना मर्जी घुमा के देख लो, कोण तो बराबर आएंगे ही नहीं। जब कोण ही बराबर नहीं तो हम इसको समरूप त्रिभुज भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि अभी हमने वो रूल नहीं पढ़े, है ना, रूल के हिसाब से भी नहीं हम चल सकते। अभी हमने सिर्फ संगत कोण देखने और भुजाओं का अनुपात देखना। भुजाओं का अनुपात अगर देखें तो अगर इसको हम ऐसे मोड़ भी दें, है ना, अगर हम इसको ऐसे मोड़ भी दें, चलो भुजाएं बराबर है। नहीं देखते, पहले मोड़ दें। आर आ जाएगा, आर पी आ जाएगा सीधा, ये भी आ जाएगा सीधा, और ये आएगा ऐसा। मोड़ के ये ऐसा बनेगा, और तो मोड़ के कुछ बन ही नहीं सकता, है ना। मैम नहीं है। हाँ, पी यहाँ पे था, मैं अगर पी को इधर ले आए तो ऐसा कुछ हो गया, तो मोड़ के भी नहीं बन रहा। ये 4 है, ये पी आर कितना है? अच्छा पी आर 4 है, ये 4 है, पी क्यू 6 है, ये 5 है। नहीं हो पाएगा, तब भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इनकी शेप ही बराबर नहीं है ना। इसमें 90 का कोई कोण ही नहीं और इसमें 90 का कोण है। ये वाला हमेशा ही समकोण बनेगा, ये वाला समकोण कभी बनेगा ही नहीं, तो इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कोण भी देखा करो, साथ में आकृति भी देखो कि ये वाला समकोण त्रिभुज है ही नहीं और ये वाला समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण दूसरा बिना समकोण का कैसे समरूप हो सकते हैं? तो इसलिए इसका आंसर होगा नो, कि ये नहीं है। किस किस को ये समझ आया पहले ये बताओ? क्लियर है कि इसका आंसर नहीं क्यों लिखा मैंने?
पहली बात, इसमें कोण ही बराबर नहीं थे। आकृति को घुमाओगे फिराओगे तब भी कुछ नहीं होगा। हो सकता है आकृति को घुमा के आपकी भुजाओं के अनुपात बराबर आ जाए, हो सकता है, हो तो नहीं रहा बट हो सकता है, क्या पता आपके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ है, तो इसलिए नहीं। कोण देखे तब भी नहीं हुआ, आकृति को घुमा घुमा के देखा तब भी नहीं हुआ। तो बस ऐसे ही आपने क्वेश्चन एक पोल में करना है। आपने पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन है जो समरूप त्रिभुज है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मुझे नहीं पता तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। चैट मैंने ऑफ कर दी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने देख करके बता, और ये क्वेश्चन ना एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ था, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो फाइनल पेपर में किसी भी साल में आया हुआ था, किस साल आया था ये नहीं पता। आपने बताना है इनमें से कौन सा युग्म समरूप नहीं है, जिसको आपने मना करना है उसको ढूंढो। और थोड़ी देर में आपको पोल नजर आएगा, अभी पोल नहीं दिखेगा, पहले अच्छे से देख के डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद ही पोल में आंसर करना है, ठीक है। सभी ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया? अगर डिसाइड कर लिया है तो फिर आप पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे सकते हो, पर ध्यान से, जल्दबाजी की बात ही नहीं है। मैम इसमें क्या हो गया? मैम इसमें तो 2 डायग्राम है। 2 नहीं 4 हैं। मतलब आपको लगता है कि 2 डायग्राम है जो समरूप नहीं है, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। नो मैम, एक ही है। देख लो अभी जो भी आपको लगता है। नहीं, मुझे भी एक ही लग रहा है वैसे तो। मैम सी वाला। मुझे नहीं पता आंसर भी, वो खुद से करो आप, और बताओ मत, जो भी आंसर कर रहे हो अपना आप करो, नहीं तो कुछ बच्चे फिर कॉपी करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। तो मुझे इसका आंसर नहीं पता, अभी आप लोग खुद से इसका आंसर करो, जितना भी आपको समझ आया उस हिसाब से, ठीक है। जिसको जैसा भी लगता है उस हिसाब से अपना आंसर करो। मुझे नहीं पता कौन सा है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो किसी का भी सुन के आंसर देने से अच्छा अपना दिमाग लगा लो खुद से, और फिर डिसाइड करो कि आप किसको चुनना चाहते हो, आपको कौन सा वाला लग रहा है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, अभी मैं पोल को कर रही हूँ डिलीट, ठीक है। रुक जाओ, क्योंकि अभी जो मैंने कुछ देखा स्लाइड में, हम कुछ अलग। हाँ रुको रुको 1 मिनट। हाँ अभी मुझे पता चल गया इसमें क्या गड़बड़ करी है। ये जो कोण है ये 90 का नहीं है, ठीक है। इसको 90 मत मानना, ये गलती से यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, मतलब गलती से टाइप हुआ है, इसको 90 मत मानो। और अब चेक करो, पोल मैंने अभी हटा दिया, अभी आप फिर से आंसर करोगे, ठीक है। इसमें ये 90 नहीं है, ये 90 डिग्री का नहीं है। कितने डिग्री का है नहीं बताया, इसमें कोण नहीं बताया, बस ऐसे बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो अभी फिर से अच्छे से देखो और फिर अपना आंसर करना। चलो अभी मैंने पोल ओपन किया, अभी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे हो आप रिया? कुछ नहीं, पोल का पूछे थे बस। हो गया मैम। हाँ पोल में आंसर कर, ठीक है ठीक है। सभी पोल में आंसर कीजिए, सभी पोल में आंसर करो। थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई थी, वो मैंने ठीक कर दी है। अब देखो कि अब आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो समरूप नहीं है, मना करना है उसको, ठीक है। उसको मना करना कि भाई ये समरूप नहीं है, उस वाले को ढूंढ के आंसर करो।
कर दिया मैम। जिन्होंने कर लिया हैंड रेज कर लो। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कर दिया मैम। ओके बेटा। क्लास में हमारे पास है 39 के करीब बच्चे अभी हैं। हाँ, 39 बच्चे हैं और अभी 29 बच्चों ने 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, वही फटाफट से आंसर करो। 9 बच्चे तो नहीं रहने चाहिए, इतना आसान सवाल है ना। जो गलती थी वो भी मैंने हटा दी है। अब देखो अच्छे से और बताओ। ठीक है, अभी इसके लिए इतना वेट नहीं कर सकते ना भाई, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। 10 सेकंड का वेट कर रही हूं, आंसर कर देना कि कौन इसमें समरूप नहीं है। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो अब बताओ क्या लगता है आपको। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो संगत कोण बराबर थे, भुजाएं दी ही नहीं थी। तो हम सोचेंगे संगत कोण बराबर तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर ही होगा, है ना। जब आपको एक ही चीज दी हो दूसरी ना दी हो तो फिर उसी से चेक करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि संगत भुजाएं नहीं दी थी लेकिन कोण तीनों बराबर थे, तो ये तो समरूप होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई ये 90 डिग्री नहीं होगा, इसको आपने 90 नहीं मानना है। तो अब यहाँ पे हमें कोण के माप नहीं दिए थे, कोण कितने डिग्री का ये नहीं पता था, लेकिन भुजाएं दे रखी थी तो भुजाओं का अनुपात निकालना था। और ये त्रिभुज भी थोड़ा ऐसे इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा करके रखा था, इसे घुमाना था, इसे रोटेट करना था, इस तरह की आकृति में इसको लेके आना था। ठीक है, तो अगर आप इसको घुमाते, अगर आप इसको ऐसे घुमा देते तो ये कुछ इसके ऐसा जैसा बन जाता, मतलब इस वाले त्रिभुज की तरह बन जाता और इसका नाम हो जाता पी आर क्यू, ऐसा कुछ इसका नाम हो जाता। पी क्यू है 6, पी आर है 4 और क्यू आर है 2.5। फिर इनका अनुपात निकालो जरा। अगर आप इनका अनुपात निकालते तो देखो 2 का 4 से अनुपात निकलता 1/2, 3 का 6 से अनुपात निकलता 1/2, 2.5, सॉरी ये 5 था, यहाँ पर 5 है। 2.5 का 5 से अनुपात निकलता 1/2। तो यहाँ पे तो सारे के सारे अनुपात बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये एक दूसरे के समरूप है, तो ये भी गलत आंसर है। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो हमें नहीं दे रखा, एंगल नहीं दे रखे, लेकिन इनकी भुजाएं दे रखी हैं। तो भुजाओं में भी कोशिश करें, अगर 3 और 6 का तो चलो अनुपात 1/2 आ जाएगा, 2 और 4 का भी चलो अनुपात 1/2 आ जाएगा, लेकिन इसका और इसका अनुपात 1/2 नहीं आ सकता। इसलिए हम कहेंगे कि ये है जो समरूप नहीं है। ठीक है, ये तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे आकृति को थोड़ा सा आपने घुमाना था, रोटेट करना था, इसकी तरह बनाना था। जैसे इसकी तरह बनाते तो आपको आपके जो भुजाओं के अनुपात है वो बराबर आ जाते। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो देखो कोण बराबर ही है, हुआ यहाँ पे भी वही है कि आकृति को थोड़ा घुमाने की देरी है, बाकी सब सही है ना। अगर हम देखें तो कोण बराबर निकल जाएंगे, 70 इस 70 के, 40 इस 40 के, 70 इस 70 के। और अगर बात करें इसकी भुजाओं के अनुपात का, तो इसका और इसका अनुपात 1/2, इसका और इसका अनुपात 1/2, इसका और इसका अनुपात 1/2। तो इसलिए क्या होता है, ये भी
बराबर आ जाता अनुपात, तो ये भी हो जाता समरूप, तो ये भी गलत। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्योंकि ये समरूप नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लिखा, लेकिन पीछे वाली स्लाइड में गलती से वो 90 डिग्री रह गया था, इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी। तो हाँ, बिल्कुल सोना ने ठीक कहा था कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री रहता तो सच में ही दो आकृतियां थी जो समरूप नहीं हो रही थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 90 नहीं है ना, यहाँ पे था, तो समरूप कैसे हो सकता था? तो ये 90 आया था गलती से। बताओ, अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, बस इसमें थोड़ा घुमाना सीखो। ऑप्शन डी भी, ऑप्शन डी तो बराबर है, ऑप्शन डी में कुछ गलती नहीं है। देखो, ऑप्शन नंबर डी में आकृति को घुमाओगे तो आ जाएगा सही। मेरा तो नहीं है। एक मिनट, क्लास के एंड में पूछेंगे। हाँ ठीक है, तो इसको घुमाएंगे हम क्लास के एंड में। अभी घुमाया तो फिर टाइम बहुत चला जाएगा, है ना। जिसको भी सीखना है इसको कैसे हुआ तो इसको हम करेंगे एंड में। अभी के लिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट को कर दिया ऑफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब आपको पूछ रहे हैं कि क्या एक समबाहु त्रिभुज, मैं लिख देती हूँ किसकी किसकी बात कर रहे हैं, कि एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज। और दूसरा कह रहे हैं समद्विबाहु, दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं ये समद्विबाहु। क्या समबाहु त्रिभुज कभी समद्विबाहु त्रिभुज के आइसोसेलेस ट्रायंगल के कभी सिमिलर, कभी समरूप हो सकता है क्या? एक त्रिभुज है आपका इक्विलेटरल, एक त्रिभुज है आपका आइसोसेलस। ठीक है, तो क्या ये हो सकते हैं आपस में समरूप? ये आपने बताना है, तो इसका आंसर देना है पोल में। तो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, अभी मैंने 2 ऑप्शन कर दिए हैं। तो अभी आप जाओ और अपना आंसर पोल में जाके दे दो। ठीक है, एक समबाहु है, एक समद्विबाहु है, तो आपने बताना है कि क्या होगा, ये समरूप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखो समरूपता क्या कहती है। एक समद्विबाहु है, एक समबाहु है। सोच समझ के आंसर दो, इतना आसान सवाल है फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं। सोचो ना, एक समबाहु एक समद्विबाहु, कुछ अंतर नहीं है क्या उनमें? अंतर ही नहीं है क्या कुछ? सोचो, आंसर करो। हाँ, जिन्होंने कर लिया ठीक है, कर दिया मैम। ठीक है बच्चों, मैम कर दिया। ठीक है, कर दिया मैम। ओके ठीक है। सॉरी, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कर दिया मैम। चलो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल मैंने कर दिया है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। क्या किया है, क्या किया पोल सेक्शन में? देखो ना, सिंपल सी बात क्या कही इन्होंने कि एक समबाहु एक समद्विबाहु, क्या ये कभी समरूप हो सकते हैं? समरूपता ने क्या कहा था?
समरूपता ने कहा था कि देखो मुझे साइज से तो फर्क नहीं पड़ता, साइज बड़ा हो छोटा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आकार है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, आकार के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। आकार ऐसा ना हो, अगर समबाहु त्रिभुज ले रहे तो भाई समबाहु ही लो ना, फिर समद्विबाहु मत लो। अगर समद्विबाहु लेना तो उसी को लो, बाकी मत लो। वैसे भी हमने पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ा है कि त्रिभुजों में बस एक ही तरह के त्रिभुज होते हैं जो आपस में समरूप होते हैं, और वो होते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई भी त्रिभुज कभी एक दूसरे के समरूप नहीं हो सकते। समद्विबाहु भी नहीं एक दूसरे के समरूप होते, विषम बाहु भी समरूप नहीं होते, और जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसमें भी कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन समबाहु है जो हमेशा ही क्या होंगे, समरूप होंगे, लेकिन खुद के, औरों के नहीं। अगर समबाहु त्रिभुज है तो वो हमेशा समरूप होगा, लेकिन किसी समबाहु त्रिभुज के ही और किसी त्रिभुज के समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना था आपने। तो समद्विबाहु और समबाहु दो चीजें अगर आप आपस में ले रहे हो तो इनके आकार में ही फर्क आ जाएगा, आकार ही इनके डिफरेंट हो जाएंगे, एक समबाहु है एक समद्विबाहु है, तो ये आपस में समरूप नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। आकार में अंतर आ गया, शेप में अंतर आ गया तो समरूपता कहते हैं कि नहीं, नहीं चलेगा। हाँ, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सभी को? अभी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और अब हम सीखेंगे आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, जो कि आप सभी ने पहले भी सीखी थी, अब बार बार क्या रिपीट करूं मैं। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे इसका प्रूफ, कि अगर आपको आता है कि क्या करो, आप जो है वो इस थ्योरम को प्रूफ करो, इसको सत्यापित करो, तो कैसे करोगे। और ध्यान दो, इसके नाम ध्यान से देखो, इसको आधारभूत समानुपाती का प्रमेय भी कहते हैं, इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बीपीटी भी कहते हैं, और इसको थ्योरम 6.1 भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं, किसी भी नाम से ये एग्जाम में आ जाती है। हमने जब एग्जाम दिया था तो हमारे टाइम में तो आती थी कि थेल्स प्रमेय को क्या करो, सत्यापित करो, तो थेल्स नाम से आती थी बहुत बार, तो क्या पता इस बार भी आए, ठीक है। प्रमेय का प्रूफ, प्रमेय क्या है वो नहीं, बल्कि प्रमेय को प्रूव करना, कि जो आप कह रहे हो उसको साबित भी करके दिखाओ कि सच में ऐसा होता है, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, इसमें आपको जो आपकी थ्योरम है उसको कहीं और अप्लाई नहीं करना होता, आपको बस क्या करना होता है, इसी चीज को प्रूव करना होता है, इसको साबित करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ आज सीखेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आधारभूत समानुपाती का प्रमेय के लिए हम सभी को पता है कि हम समरूप त्रिभुजों के लिए, किसी त्रिभुज को समरूप प्रूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, समरूप प्रूव करने के ना बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हमने देखा कोण और वो वाला है ना, कि कोण संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो ये भी वैसे यही कहती है, ये जो किस आधारभूत समानुपाती का प्रमेय है ये भी बस कहती है। चलिए देखते हैं। दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है A इसके बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर, तो हम कहते हैं कि जो त्रिभुज है ये समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक क्यों? क्योंकि इनके कोण बराबर है, एक जैसे हैं, तो समकोणिक। जैसे हम इक्विलेटरल कहते थे साइड्स को, तो इक्वी एंगुलर कहेंगे जिनके एंगल बराबर हो, ठीक है। कैसे एंगल? संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो हम उसको समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। दो समकोणिक त्रिभुजों में अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप है। कुछ नहीं, जो पीछे पढ़ा ना अभी, कि संगत कोण बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर, वही तो है, उसी को नाम दे दिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय का, उसको नाम दे दिया, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसके लिए जिन्होंने परिणाम का प्रयोग किया था, जिसको हम आधारभूत समानुपाती का प्रमेय कहते हैं, उसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, क्योंकि थेल्स ने इसका वो किया था, यूज किया था, या फिर यूं कहें तो इसको डेवलप किया था, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए इसका उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, ठीक है। और ये भी मैंने बताया, इसको 6.1 प्रमेय, थ्योरम 6.1 भी कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर
अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो फिर से आ चुकी है वही सारी लाइनें जो हमने पहले भी पढ़ी थी। क्या कहा इसने कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। ध्यान से सुनना भी, जिसने भी सेट एग्जाम वाली क्लासेस नहीं लगाई थी वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना, और जिन्होंने क्लासेस लगाई थी वो भी ध्यान से सुनना, क्योंकि हम यहाँ पे इसका प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ हमने उस टाइम नहीं किया था। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, पहले तो यहीं से लाइन पकड़ी, ये त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ये कह रहे हैं तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचो। तो मैंने किसके समांतर रेखा खींची, बीसी के। मैं बीसी रेखा वो ले रही हूं जिसके मैं समांतर भुजा खींचूंगी। तो बीसी के समांतर अगर कोई भुजा खींचनी है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी होगी, है ना, ऐसे को जाएगी या ऐसे को जाएगी या ऐसे को जाएगी, है ना। बीसी के समांतर तो सारी रेखा ऐसे जाएंगी। तो मैंने भी एक रेखा खींच ली बीसी के समांतर, ये ठीक है। और ये समांतर रेखा ऐसी होनी चाहिए कि ये क्या करे, बाकी दो भुजाओं को टच करे। जैसे कि बीसी के अगर समांतर ली है रेखा तो वो AB को भी टच करनी चाहिए और वो AC को भी टच करनी चाहिए, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया। BC के समांतर ली, AB को भी टच कर रही है, AC को भी टच कर रही है। कहां पे टच कर रही है उसको नाम दे दो, बिंदु इसका नाम हो गया E, इसका नाम हो गया मान लो F, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर, यहां पे शब्द यूज किया है यदि, अगर जो आपकी EF नई रेखा जो हमने खींची ना अभी, अगर ऐसी रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर है और दोनों भुजाओं को टच कर रही है, अगर वो तीसरी भुजा या जो भी हमने नई रेखा खींची अगर वो तीसरी भुजा के समांतर है, अगर EF BC के समांतर है तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, फटाफट से बताओ, देखते हैं किसको किसको याद है, बताओ। क्या मैम? अगर EF BC के समांतर है तो क्या होगा, क्या करेगी EF? AB और AC को बराबर दो भागों में बांटती है। दो भागों में नहीं, समान अनुपात में अनुपात में समान अनुपात, बिल्कुल समान अनुपात, ठीक है। ना ही अनुपात बोलेंगे ना ही दो भाग बोलेंगे, समान अनुपात ही करेक्ट वर्ड है, ठीक है। कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को, जिसको जिसको वो छू रही है, टच कर रही है, इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब AB को उसने अगर बांटा है AE बटा EB में, तो AE बटा EB का जो अनुपात होगा, ठीक है, इन दोनों का, ये जिसके दो हिस्से हुए ना, एक हिस्सा ये वाला हुआ एक हिस्सा ये वाला हुआ, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो इस वाली भुजा AC के अनुपात के बराबर होगा। AC को भी दो भागों में बांटा, एक AF एक FC, तो ये जो है ऐसा हो जाएगा, ठीक है, AF बटा FC हो जाएगा। जैसे मान लो EF ने क्या किया, EF ने AB को दो भागों में बांटा, AE है 5 के बराबर और EB मान लो 10 के बराबर है, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं करेगी कि इसको भी 5 करेगी इसको भी 10 करेगी, नहीं, जरूरी नहीं कि अगर AE 5 है तो AF भी 5 हो, EF 10 है तो EB 10 है तो FC भी 10 हो, जरूरी नहीं है। तो क्या होगा, मान लो इसको भाग, इसने काट दिया 15 सेंटीमीटर में और इसको काटेगी ये 30 सेंटीमीटर में। मतलब भुजाओं को काटना ये नहीं हम कह सकते कि बराबर हिस्सों में काटेगी, लेकिन जैसे भी काटेगी उनके अनुपात बराबर करेगी, ठीक है। जैसे कि AE का EB से अनुपात निकालू मैं, AE 5 है EB 10 है, ठीक है, AF 15 है और FC जो है वो 30 है। वो काट के देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो कर दिया ना, EF ने कर दिया। EF ने क्या किया, इनको समान हिस्सों में तो नहीं बांटा, लेकिन जब इनके अनुपात निकाले गए तो वो बराबर आए। तो यही हमारी प्रमेय भी कहती है कि अगर ये वाली रेखा
इस वाली रेखा के समांतर है। समांतर शब्द बहुत जरूरी है, अगर आपको पेपर में समांतर लिखा है तभी करना है, अगर समांतर नहीं लिखा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक समांतर नहीं दिया है, आपको नहीं बोला है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है, तब तक आप प्रमेय नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही बोल दिया कि EF जो है BC के समांतर है, तो समझ जाना कि जो अनुपात होगा, जो AE बटा EB होगा, वो AF बटा FC के बराबर होगा। ठीक है, किस किस को समझ आया कि अनुपात बराबर होता है, ना कि भुजा? बताओ किस किस को ये अंतर समझ आ गया कि भुजा बराबर नहीं होगी, अनुपात जो निकलेगा उनका वो बराबर होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ थ्योरम सीखी, अब इसका प्रूफ भी देखते हैं भाई, वो भी कर लेते हैं। अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर में आएगा कि भाई थेल्स प्रमेय है, उसको जो है वो उसका प्रूफ करके बताओ, उसका प्रूफ हमें बताओ। तो आपने बना लेना एक त्रिभुज, नाम आप उसको अपनी मर्जी का दे सकते हैं, अभी के लिए यहाँ पे नाम दिए तो मैं यही नाम लेती हूँ। ठीक है, ऐसे हमने एक त्रिभुज बना दिया और ये एक रेखा ले ली, इसको अगले पेज पे करते हैं, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। एक त्रिभुज बना दिया आपने। पेपर में सबसे पहले बनाना एक त्रिभुज, अपनी मर्जी का त्रिभुज, उसको दे देने हैं अपनी मर्जी के नाम। ठीक है, जैसे इसको नाम दे दिया है ABC का। फिर आपने बना देनी है एक भुजा, जो कि क्या है, समांतर है किसके, इसके, जैसे कि DE। ठीक है, DE हमने भुजा बना दी। उसके बाद क्या करना है, इनको मिला दो, जो इनके कोने हैं इनको मिला दो, जैसे कि B और E को मिला दिया, D और C को मिला दिया। ठीक है, और D से एक रेखा लेनी है, उसको ऐसे नहीं लेना है, उसको आपने कैसा लेना है, 90 डिग्री का कोण, मतलब लंब। ठीक है, D से एक रेखा जाएगी DM नाम की, जो क्या करेगी, AC पर लंब बनाएगी, AC पर परपेंडिकुलर होगी। और E से एक रेखा जाएगी AB पर, जो क्या करेगी, यहां पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब परपेंडिकुलर बनाएगी। इसको नाम दे देते हैं हम, इसका नाम हो गया N और इसका नाम हो गया M। सबसे पहले तो ये आकृति बना लो फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से इस आकृति को बना लो। जैसे मैंने नाम दिया आप भी नाम दे दो, क्योंकि पेजेस आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आकृति गायब हो जाएगी, फिर समझने में दिक्कत ना आए, तो अपनी कॉपी पे आपने फिर देखना है। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में कि जो DE है वो BC के समांतर है। DE क्या लिखा है, ठीक है, जो DE रेखा है वो क्या कर रही है, वो AB को D बिंदु पे काट रही है और AC को E बिंदु पे काट रही है। हमने E को B से मिलाया और D को C से मिलाया। यहाँ पे हमने कोई लंब नहीं लिया, कोई भी 90 डिग्री का कोण हमने नहीं बनवाया, बस सिंपल इनको मिला लिया। ठीक है, लेकिन जब हमने ऊपर की तरफ को किया तो ऊपर की तरफ को हमने क्या किया, जो आपका ये है EN वो भी हमने 90 अंश का लिया है, और जो DM है वो भी हमने 90 डिग्री का लिया है, मतलब कि परपेंडिकुलर लिया है। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको ये करना है कि जो हमारा AD है, AD बटा DB, क्योंकि हमने ये तो बोल दिया है कि DE इसके समांतर है। DE क्या है, DE BC के समांतर है, ये तो हमने बोल दिया। अब प्रूव ये करना है कि अगर ये इसके समांतर है तो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ये हमको साबित करना है। ऐसे हम क्या करते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर देते थे, पर अभी हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, हम इनको दर्शा रहे हैं कि ये सच में होता है, ये सच है, ये हमने कोई ऐसे झूठ नहीं बोल रखा। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो यहां तक? बताओ क्या क्या कंस्ट्रक्शन की, क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, और ये है सिद्ध करना, ये हमने सिद्ध करना है कि इनके जो अनुपात है, जो AD का अनुपात है DB के साथ और जो AE का अनुपात है EC के साथ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। रचना ऐसे की कि जो BE है, BE और CD को मिलाया तथा DM को, ये इसको लिख लो, ये रचना है, ये भी लिखना जरूरी है, इसको नोट ही कर लो, मतलब पूरे प्रूफ को साथ में लिखते जाओ। समझा तो मैंने आपको यहां तक दिया, बस इसको लिख लो कि BE और CD को बस नॉर्मली मिलाया, कोई कोण वगैरह नहीं हमने इनसे बनवाया, लेकिन जब आपने D बिंदु से M तक रेखा खींची यहां पर, तो आपने इस तरह से उसको खींचा कि वो उसके परपेंडिकुलर हो, उस पे लंब बना रहा हो, उस पे समलंब हो।
डीएम जो है वो एसी पे लंब बना रहा है और जो ईएन है वो एबी पे लंब बना रहा है। ठीक है, मतलब 90-90 डिग्री का कोण बना रहा है। बताओ क्लियर है? ये सभी ने लिख लिया रचना इसकी? इसको सिंपल लिखो कि बीई और सीडी को मिलाया तथा डीएम ऐसा, ईएन ऐसा, बस इतना इसको लिखो। हाँ, जब हो जाएगा तो बता देना। बताओ, हो गया? यस मैम। ठीक है, अब हमने दो त्रिभुज लेने हैं जो कि हमेशा हम करते हैं। पहला त्रिभुज ले लिया ए डी ई नाम का, और दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने डी बी ई नाम का, तो उसको हाईलाइट कर देते हैं, ए डी ई डी बी ई। ठीक है, ए डी ई ये वाला, और दूसरा कौन सा ले रहे हैं? दूसरा हमने ले लिया डी बी ई, मतलब कि ये वाला। अब इन दोनों को क्यों ले रहे हैं ध्यान से सुनो, आपको खुद समझ आ जाएगा हमने इन दोनों को क्यों लिया। हमने इन दोनों को इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में वो दो रेखाएं आ रही हैं जिनको हमने आपस में, जिनका अनुपात हमने बराबर दिखाना है। आ रही है ना? अगर मैं ऊपर वाले त्रिभुज की बात करूं उसका नाम है एडीई, एडीई में एडी आ रहा है, और नीचे वाले त्रिभुज की बात करूं जिसका नाम है डीबीई, तो डीबीई में जो है वो डीबी आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने जो है वो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। डीबीई है कि डीबीसी तो नहीं गई, चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सभी को याद है क्षेत्रफल? बताओ, मतलब आपने इतना याद रख लो कि जब आपको इस प्रमेय को प्रूव करना है तो आपने ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहां से निकालना है। मुझे त्रिभुज ही गलत लग रहे हैं यहाँ पर। अगर तो एडीई की बात करें तो एडीई त्रिभुज, अच्छा पूरा ही है ना ये। इसमें अगर हम देखें तो आधार कौन है और ऊंचाई कौन है? देखो जरा, बताओ इसमें आधार और ऊंचाई। ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला एडीई, ये वाला। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें आधार की, तो आधार इसमें हम ले सकते हैं एडी को। क्यों इसको आधार लेंगे हम? क्योंकि देखो ना, जो ईएन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन मतलब 90 डिग्री का कोण जो बना रही है वो किस पर बना रही है? ए डी पर। वैसे तो पूरे ए बी पे बन रहा है, लेकिन ए डी पर ये बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये इसके लिए किसका काम करेगी? ऊंचाई का, और ए डी इसके लिए किसका काम करेगी? आधार का। ये समझ आया? बताओ इसमें आधार और ऊंचाई। यस मैम। और दूसरे वाले त्रिभुज में एडी, एक तो डीबी, डीबी मतलब ये वाली चीज, पर इस पे तो ऊंचाई नहीं बन रही ना, तो इसलिए यहाँ पे ऊंचाई कैसे ली? रुको देखने दो 1 मिनट। डीबी आधार है। हाँ, और ऊंचाई? डीबी तो आधार। ईएन को क्यों लिया हाइट? ठीक है, चलो, तो ईएन को हम इसलिए हाइट ले रहे हैं क्योंकि हमने पीछे लिखा था कि आपकी जो ये ऊंचाई है ये पूरे एसी पर है। किस पर है? पूरे एसी पर है। तो इसका मतलब कि इसका जो ये आधार है ये पूरा का पूरा एसी ही आधार है। एसी नहीं, सॉरी, एबी। मतलब अगर हम ईएन की बात करें तो पूरा का पूरा एबी ही इसका आधार है। ठीक है, बताओ ये समझ आया पहले तो? क्योंकि ये ऊंचाई बन रही है ई से,
ए बी पर, तो पूरा का पूरा ए बी ही आधार के रूप में काम करेगा। लेकिन जब हमने त्रिभुजों को ही तोड़ दिया, हमने त्रिभुजों के ही जब दो हिस्से कर दिए, एक को हमने यहां से यहां लिया, दूसरे को हमने यहां से यहां लिया, तो इसके आधार भी दो टुकड़ों में बंट जाएंगे। ठीक है, तो ऊंचाई जो है वो दोनों के लिए रहेगी en, लेकिन आधार दोनों के लिए हो जाएंगे अलग अलग। बताओ ये समझ पा रहे हो जो मैंने कहा? क्योंकि जो हमने ऊंचाई मान के हम चल रहे हैं वो हम मान के चल रहे हैं कि पूरे ए बी पर है, पूरा ए बी ही आधार है इस ऊंचाई के लिए। तो जब आप ऊपर वाले त्रिभुज को देख रहे हो तो आप आधार सिर्फ इतना ही लोगे, क्योंकि हमने त्रिभुज को इतना ही लिया है। और जब नीचे वाले त्रिभुज को देखोगे तो डी बी करेगा आधार का काम, क्योंकि पूरा आधार है ना। पर जब हमने त्रिभुज के टुकड़े कर दिए तो फिर आधार के भी टुकड़े हो जाएंगे। तो अब आधार हो जाएगा डी बी, लेकिन हाइट ई एन ही रहेगी। बताओ क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछा करो भाई, पूछो नहीं समझ आया तो। क्योंकि ये जो हाइट है ये पूरे ए बी पे बन रही है, तो इसका मतलब ये ए डी पे भी बन रही होगी, डी बी पे भी बन रही होगी, क्योंकि पूरी लाइन को मान के चल रहे हैं ना। चलो फिर से इसको समझते हैं। देखो जो ये ई एन है, ये ई एन जो हमने लंब लिया है ये पूरे ए बी के लिए लिया है। ठीक है, पूरे ए बी के लिए, पूरे ए बी के लिए हमने क्या किया है, इसको जो है वो आधार माना है। ए बी को हमने आधार माना है किसके लिए? ई एन के लिए। ठीक है, ई एन के लिए। तो जब हमने त्रिभुज ही आधे कर दिए, जैसे कि एक त्रिभुज मैंने लिया यहां से यहां तक, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने लिया देखो यहां से यहां तक, और दूसरा त्रिभुज मैंने लिया यहां से नीचे तक, तो ऊंचाई तो त्रिभुज के लिए सेम ही रहेगी, लेकिन आधार बदल जाएंगे, क्योंकि हमने त्रिभुज के टुकड़े किए। त्रिभुज तो पूरा था ना, लेकिन हमने उसके टुकड़े किए। तो जब हम ऊपर वाले त्रिभुज को लेंगे तो ई एन के लिए आधार होगा ए डी, और जब नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे तो आधार लेंगे हम सिर्फ और सिर्फ डी बी को। बताओ अभी क्लियर हुआ? है तो ये पूरे पे, लेकिन जब त्रिभुज के हमने टुकड़े किए तो आधार भी टुकड़ों में बंट जाएगा। एक आ जाएगा ए डी, एक आ जाएगा डी बी। ठीक है, तो लिख दिया फिर हमने त्रिभुज, इन दोनों को लिख के हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। अब हमने इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1 का, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2 का। और अब आप देख सकते हो, अगर हम इन दोनों को भाग कर दें, क्योंकि हमें अनुपात चाहिए, अगर हमें भुजाओं का अनुपात चाहिए तो आप त्रिभुज के को भी अनुपात में डाल दो। अगर आपको भुजाओं का अनुपात चाहिए तो आप त्रिभुज की क्षेत्रफल को भी अनुपात में डाल दो। तो उससे क्या होगा, en से en कट जाएगा, आधे से आधा कट जाएगा, और हमारे पास जो चीज बचेगी वो बचेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE का जो एरिया है बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, वो कितने के बराबर आ जाएगा? खुद ही AD बटा DB के। ठीक है, यहां से आपके पास आ गया समीकरण नंबर 3। इसको आप नाम दे सकते हो समीकरण नंबर 3 का, कि जब हमने इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की आधार और ऊंचाई वाली फॉर्मूले से, तो आधार दोनों के लिए अलग अलग हो गए, ऊपर वाले के लिए एडी, नीचे वाले त्रिभुज के लिए डीबी, लेकिन ऊंचाई दोनों के लिए सेम रही। फिर ऊंचाई से ऊंचाई कट गई और आधे से आधा कट गया, और हमारे पास ये तीसरे समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, फिर वही सेम चीज हमने अब अपनी दूसरी तरफ करनी है, मतलब इस तरफ करनी है। अभी हमने en के लिए किया, अब हम dm के लिए करेंगे। तो हमने त्रिभुज ले लिए ADE। अब हमने कौन कौन से त्रिभुज लिए? ADE, ये वाला फिर से त्रिभुज, फिर से ADE लिया, सॉरी AED होगा यहाँ पे, ADE नहीं AED। ठीक है, AED। और दूसरा त्रिभुज हम लेंगे अब DEC या फिर ECD, ऐसा कुछ आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी। इन दोनों के लिए बताओ आधार कौन होगा ऊपर वाले त्रिभुज के लिए, और आधार कौन होगा नीचे वाले त्रिभुज के लिए? D आधार होगा। नहीं, B और ये है आपका, ये है रेखा, ये इसके लिए आधार। पहले ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो AE आधार है, और नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो EC आधार होगा। ठीक है, इसमें लगाना वही वाला फॉर्मूला जो भी आपने लगाया, कि त्रिभुज AED में और त्रिभुज DEC में, ECD में क्या हुआ, हमने वही एरिया लगाया, एरिया का फॉर्मूला लगाया। तो 1/2
गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई दोनों के लिए डीएम डीएम है, लेकिन ऊपर वाले त्रिभुज मतलब एडीई त्रिभुज एईडी त्रिभुज के लिए आधार हो गया एई, और ईसीडी त्रिभुज के लिए आधार हो गया ईसी, लेकिन ऊंचाई दोनों के लिए सेम थी। तो फिर से वही चीज, इसका भी अगर आप अनुपात निकालोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, और हमारे पास ये बच जाएगा कि जो एरिया है किसका किसका, त्रिभुज एईडी का, वो बटे में एरिया किसका, त्रिभुज ईसीडी का, वो किसके बराबर है, एई बटा ईसी के बराबर। अगर हम पीछे जाके देखें तो हमने अभी अभी प्रूव किया कि जो एरिया ऑफ ए अपना ये वाला त्रिभुज है, सेम ही त्रिभुज है ना, क्योंकि देखो ये वाले तो सेम ही त्रिभुज है एक तरह से, तो फिर वो आपस में बराबर आ जाएंगे। ये देखो एई बटा ईसी, एई बटा ईसी नहीं, ये होगा एडी बटा डीबी। तो फिर क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर आ जाएंगे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर जो डीबीई त्रिभुज है वो डीईसी के बराबर ही है ना। अगर आपका जो डीई देखो ना, ये वाला जो आपका त्रिभुज है, ये अगर इस वाले त्रिभुज के बराबर है तो इनका एरिया भी बराबर होगा। अगर आपका जो ये वाला त्रिभुज हमने निकाला था डीबीई, और ये जो त्रिभुज है आपका डीईसी, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो इनका एरिया भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पे किसी एक को एक्सचेंज करके एरिया वहां पे लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था अगर सेम चीज एक के बराबर है और सेम ही चीज दूसरे के बराबर है तो वो दोनों भी आपस में बराबर होंगी। जैसे कि एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा एई बटा ईसी के। अगर हम यहाँ पे कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ती है, खुद से माननी पड़ती है, कि अगर हम मान के चले कि जो डीबीई त्रिभुज है वो ईसीडी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे ईसीडी लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर त्रिभुज बराबर है तो उनका एरिया भी बराबर होगा, अगर त्रिभुज बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो फिर क्या हुआ, अगर ये वाली चीज इसके बराबर है और यही वाली चीज इसके भी बराबर है तो क्या होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो हमारे अनुपात हैं वो बराबर है। ठीक है, करना कुछ नहीं था, बस इनकी मदद लेनी थी, एक डीएम की, एक ईएन की और अपने त्रिभुजों की, और उसके बाद जो है ये खुद ही आपके पास प्रूव हो जाते। बाकी इसको फिर से सीखना हो तो फिर से हम सीख लेंगे अगली क्लास में, चिंता वाली बात मतलब चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको दोबारा अगर सीखना हो तो बिल्कुल फटाफट से हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी रिवाइज करेंगे। और अभी के लिए बस इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट से, अभी हमारे पास है 3 मिनट। तो अगर आपको बोला है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर है तो ईसी का मान निकालो। चलो, अगर डीई बीसी के समांतर है तो ये करेगी क्या? अगर डीई बीसी के समांतर है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये करेगी क्या, काम क्या है इसका, समान अनुपात में बांटेंगे। नाम बताओ। हाँ, एई बटा ईसी किसके बराबर होगा, एडी बटे डीबी। तो एई जो है वो 1 सेंटीमीटर, ईसी नहीं पता, ईसी हमने निकालना है, एडी जो है वो 1.5 और डीबी जो है वो 3। अब यहाँ से इसी का मान निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको अभी के लिए, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर, ईसी गुणा में 1.5 यहाँ पर, ईसी को अकेला छोड़ दो है ना, इसी के साथ 1.5 गुणा कर रहा है, इसको उठा के वापस से 3 के पास भेज दो तो 3 के पास जाके ये भाग करेगा। और अगर आप इसका दशमलव भी हटा दो, डायरेक्ट काटना डायरेक्ट काट लो, लेकिन अगर आपको इसका दशमलव हटाना है तो ये हो जाएगा, ऊपर आ गया 3 गुणा में 10, नीचे आ गया 15। क्योंकि जब इसका कोई बटे के नीचे वाली संख्या हो उसका जब दशमलव हटता है तो दशमलव हट के जो भी संख्या आनी है 10, 100, 1000 वो बटे के ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहां से कट जाएगा ये 3 कम 3, 3 5 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ईसी जो है वो 2 के बराबर आ गया। बाकी जिसको भी थ्योरम में डाउट है तो उसकी चिंता मत करो, उसको हम कल की क्लास में दोबारा से सीख लेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में भी और पोल में भी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी उस क्वेश्चन को रोटेट करके एक बार देख लेते हैं, होता है उसका कुछ कि नहीं, कि कहीं वो क्वेश्चन भी गलत तो नहीं है ना। बाकी फिर कल की क्लास में करते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि कल होगी।